नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से किया अनुरोध। रुड़की, देहरादून और काशीपुर प्लांट से मिले प्रदेश को ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा निर्देश, 10 लाख एपीएल कार्ड धारकों को राहत, 3 महीने तक मिलेगा 20 किलो राशन। 14 मई को यमुनोत्री और 15 को गंगोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। मां गंगा की डोली भी गंगोत्री धाम के लिए होगी रवाना। डोली के साथ रावल पुरोहितों सहित 20 लोग ही रहेंगे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वायरस को लेकर दिया बड़ा बयान। मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री पर कसा तंज। हाईकोर्ट की फटकार पर सरकार को दी नसीहत। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस बन रहा मुसीबत। कोविड को मात देने वालों की आंखों की रोशनी छीन रहा ये नया दुश्मन। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से हो रही जमकर बर्फबारी। पुनर्निर्माण का कार्य हुआ ठप। निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश से परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से, जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ से मैदान लेकर मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। देहरादून में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी है और ठंड भी बढ़ गई है। तो देहरादून में उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और बारिश से तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी है, इसके साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। देहरादून में मौसम ने करवट ली है। झमाझम बारिश हो रही है। देश दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है। उत्तराखंड भी इस महामारी से दो चार हो रहा है। कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को दार्शनिक बताकर अजीबोगरीब बयान दिया। साथ ही मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री पर तंज कसा। हाईकोर्ट की फटकार पर भी अपनी सरकार को नसीहत दी। केन्यू से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोरोना महामारी ने देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। उत्तराखंड भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा है। जब कोरोना ने अपनी पहली लहर में पूरी देश दुनिया को झकझोरा, उस वक्त जो है उत्तराखंड के सामने भी एक चुनौती थी। उस वक्त जो है जब लॉकडाउन भी देश में लगा और कोरोना भी था, तो उस वक्त स्थिति को संभाला था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। किस तरह से उन्होंने इस स्थिति को संभाला और अब क्या हालात है, उसकी हम थोड़ी सी तुलना करना चाहेंगे। सर, क्या देखते हैं, जब कोरोना आया था उत्तराखंड में या पूरे देश में, तो उस वक्त स्थिति बड़ी नाजुक थी। एकदम से कोरोना आया, जो बाहर से प्रवासी थे वो भी आए, इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां थी। लोगों को क्वारंटाइन करना है, ट्रेस करना है। लेकिन अब क्या देखते हैं इन दोनों की स्थिति को? देखिए, तब और आज की हालात में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक तो किसी को भी इसकी परिकल्पना नहीं थी कि वायरस का जो प्रसार है वो इतनी तेजी से होगा। दूसरी बात, जो जहां तक इसको नियंत्रित करने की बात है, तो नियंत्रित करने के लिए तो उसके सुनिश्चित उसके निर्देश हैं, जैसे कि भाई भीड़ नहीं होना चाहिए, बार बार आप साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए। और जो इसको अगर हम टोटल रिलेटिव में कहें तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, ये तो इसके लिए सिद्धांत है। और इसको हम कितनी प्रतिबद्धता के साथ, मैं प्रतिबद्धता शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कितनी प्रतिबद्धता के साथ स्वयं पालन करते हैं और कितना हम पालन करवा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। जब कोरोना का फर्स्ट फेज हुआ था
तो उस समय आपने देखा हमने काफी सख्ती की थी। हमने तमाम चालान किए, जो कंटेनमेंट जोन है उनको बहुत सख्ती से उसको हमने पालन करवाया। जो पेशेंट हैं जिनको आइसोलेशन में रखा गया है, जिनको क्वारंटीन किया गया है, उन पे निगरानी बहुत जरूरी है। उनसे प्रतिदिन 2-3 बार की पूछताछ करना कि भाई आप ठीक हैं, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, दूसरी बात आप कहीं घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। इन सब चीजों के लिए एक ठोस रणनीति के तहत वो काम किए गए, प्रयास किए गए। उसके कारण लोगों को लगा कि भाई सरकार हमारी चिंता भी कर रही है, और दूसरी जगह अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो सरकार सख्ती भी कर रही है। लाखों लोगों के चालान किए गए, और इसलिए जो कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका अनुपालन कैसे कराया जा सकता है, कितनी कड़ाई से हम उसका अनुपालन करा सकते हैं, तो उससे ये महामारी से हम काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं और इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। सर, आपने कहा ट्रेसिंग भी की, उस वक्त लोगों को क्वारंटाइन भी किया है, लेकिन अब जो सिचुएशन बनी है उसमें लोगों की शिकायत है कि ना ही तो क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है, ना ही जो ट्रेसिंग की जा रही है, सख्ती भी उस लिहाज से नहीं हो रही है, क्योंकि पहाड़ों में भी इस तरह की स्थिति है। क्या लगता है कि इस बार जो सख्ती है वो कम है, और क्या सरकार के कुछ फैसले ऐसे रहे हैं मौजूदा सरकार के जिससे जो है उत्तराखंड इस आपदा में जो है मुब्तला होता चला है, इब्तिला? अब देखिए, सरकार के सामने तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं। एक तरफ इस महामारी से लोगों को बचाना, दूसरी चीज लोगों के रोजगार बने रहें। ये तमाम तरह की चिंताएं सरकार के सामने होती हैं। वो छोटा लोग है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई दैनिक मजदूरी करता है, कोई इंडस्ट्री में काम करता है, कोई किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता है। तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह के चिंताएं सरकार के सामने होती हैं। और ये जो महामारी है वो इतनी परिवर्तनशील है, इतनी डायनामिक है कि कब क्या रुख लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आदमी जो है 400-450 लोगों को इससे संक्रमित कर सकता है, कोई कहता है कि 10 लोगों को कर सकता है। तमाम तरह की जो विज्ञानी हैं, जो जानकार लोग जिनको हम कहते हैं, उनकी भी राय भिन्न भिन्न होती है। ऐसे में सरकार को तमाम तरह के जो लोग हैं उनकी चिंता करनी होती है, समाज की चिंता करनी होती है, बीमारी की चिंता करनी होती है, और इसलिए कई बार निर्णय लेने में भी थोड़ा सा असमंजस होता है, दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने अभी पिछले 15 दिन पहले जो कदम उठाए थे उसके परिणाम आने अभी 3-4 दिन से शुरू हुए हैं। 3-4 दिन से उसके परिणाम आने शुरू हुए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी थोड़ा कम हुआ है। टोटल जो पेशेंट है उनकी संख्या भी यानी कम हुई है, और ऐसे ही ये नियंत्रित होगा। इसी को हम कैसे फॉलोअप करा सकते हैं और कड़ाई से हम कैसे इसको अधिकतम लोग इसका अनुपालन करें, और वो तभी हो सकता है कि जब पब्लिक भी सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार काम करे। क्योंकि सरकार जो निर्देश जारी कर रही है वो विशेषज्ञों की राय के आधार पर करती है, और इसलिए हमारी जो पब्लिक है उनको विशेषज्ञों की राय पर जो सरकार के माध्यम से उनको दिए जा रहे हैं, अगर उसका पालन करेंगे, सरकार तमाम तरह की जो फैसिलिटीज हैं, अस्पतालों में जो दवाइयों की जरूरत है, जो भी इस महामारी में जो भी आवश्यक जो अवस्थापना सुविधाएं चाहिए उसकी व्यवस्था करे, जनता सहयोग करे, तो इसको जल्दी नियंत्रित किया जाए। हाईकोर्ट का भी अभी हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल नहीं है। किस तरह से अब सरकार को पूरी तैयारियां करने की जरूरत है, किस तरह से ऑक्सीजन बेड्स की जो है व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्या मशवरा आप सरकार को देना चाहें? क्योंकि एक लंबा अनुभव भी आपने देखा है, पूरा 1 साल जो है कोरोना महामारी के दौरान आपने सब चीजों को की व्यवस्था की है। ये सच है कि
जैसे हालात है, अभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता सटीक कि कब तक ये महामारी रहेगी। ऐसे व्यवस्थाएं तो बढ़ाना जरूरी है, लाजमी है कि व्यवस्थाएं हमको बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए, हमने बेड्स की सुविधाएं बढ़ा दी, हमने भवन भी बना दिए, या जो हमारे सरकारी भवन है उसमें हमने कोविड केयर सेंटर बना भी दिए। लेकिन उसके लिए न चारपाई इलाज करने वाली है और न भवन इलाज करने वाला है, न ऑक्सीजन स्वयं इलाज करने वाली है। उसके लिए जो हैंड्स चाहिए, जो डॉक्टर चाहिए, वो आपके पास कितनी संख्या में, ये भी विचार करना चाहिए। क्योंकि इन तमाम जो संसाधन चाहिए इस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए, वो संसाधन भी देखना चाहिए कि हमारे पास कितना संसाधन है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि संसाधन इस दौरान बहुत बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। आप आंकड़ा उठा के देखिए, आप डेटा उठा के देखिए कि कितनी संख्या बढ़ी है। लेकिन मैंने कहा कि आवश्यकता बहुत अधिक है, और कितनी अधिक होगी अभी कुछ भी नहीं कह सकते। भगवान करे कि ये यहीं पर रुक जाए, न हो, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी कहने की स्थिति में कोई नहीं है। कोई ये ठोस नहीं कह सकता कि जून के महीने में स्थिति हो जाएगी, जुलाई में स्थिति हो जाएगी, 6 महीने बाद स्थिति हो जाएगी, या साल भर बाद ठीक हो जाएगी, कोई नहीं कह सकता। और इसलिए जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था, तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी, और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है, और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। आज वो हमने उसके लिए वैक्सीन बना दी, तो उसने कहा ठीक है, उसने भी अपनी ताकत बढ़ा दी, उसकी भी स्प्रेड करने की ताकत बढ़ी है। इसलिए हमको इस वायरस से दूरी बनाकर चलना पड़ेगा। तू भी चलता रहे, हम भी चल रहे हैं, लेकिन हमारी चाल तेज होनी चाहिए। हम तेजी से आगे बढ़े ताकि वो पीछे छूट जाए। ये दार्शनिक पक्ष कह रहा हूं मैं। तो हमको उस ओर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो भी जीवन है। उसको वो अपने जीने के लिए तमाम तरह के रूप बदल रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तो हमको अपनी ताकत भी बढ़ानी है और उससे तेज चलना है ताकि वो पीछे छूट जाए, हम आगे बढ़ जाए। सर, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे कि मौजूदा सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पहले से अगर तैयारियां होती तो शायद आज जो स्थिति बेहतर होती। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अनुभवहीनता है। ये अनुभव लेने की जरूरत है उन लोगों को, और अनुभव लेकर के वो बात कहें तो अच्छा है। क्योंकि अभी जुम्मे के जुम्मे तो उनको भी और फिर विभागीय मिनिस्टर भी नहीं है, उनको पता नहीं विभाग में क्या है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनके अभी अनुभव की कमी है, उनको अनुभव लेने की जरूरत है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कुंभ को लेकर क्या कहेंगे आप? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आपका जो जाना तय हुआ था वो कुंभ को लेकर हुआ था, इस पर आप क्या स्टैंड अपना है? ये कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि अब जरूरत है कि सरकार के साथ साथ जनता भी कंधे से कंधा मिलाकर इस वायरस से लड़े, ताकि जल्द से जल्द इससे निजात मिल सके। देहरादून से कैमरा पर्सन लेक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के दौर में कई लोग आपदा को अवसर में बदलकर दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना इलाज के लिए आवश्यक नकली दवाएं बनाकर बेची जा रही हैं। उत्तराखंड मुख्य सचिव ने कहा कि जो भी नकली दवाई बनाकर बेचने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की कार्रवाई की जाएगी। नकली दवा बेचने के मामले में सजा जो है वो केवल आजीवन कारावास है। तो ये बहुत सख्त कानून है। तो अगर नकली दवा बेचते हुए कोई पकड़ा जाता है और उस पर अभियोग सिद्ध होता है तो उसमें सजा सिर्फ आजीवन कारावास है, उससे नीचे की सजा नहीं होगी। तो अगर पुख्ता सूचनाएं मिलती हैं और ऐसी ये साबित होता है तो एक दो केस भी इस तरह के अगर हो जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आम जन से अपील भी है कि अगर वो स्पूरियस ड्रग्स बेच रहे हैं तो उसकी सूचना दें और उसकी जांच तुरंत होगी, उस पर बहुत शीघ्र कार्रवाई होगी। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। मई माह में वैसे धाम में कम ही बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार लगातार धाम में मई माह में बर्फ गिर रही है। मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। इसके अलावा धाम में ठंड का भी प्रकोप बढ़ गया है। वहीं बर्फबारी और बारिश के बावजूद भी स्वामी ललित रामदास महाराज बाबा की भक्ति में लीन हैं। इधर हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में तेज हवाओं और बादलों की गर्जनाओं के साथ बारिश शुरू होने से तापमान में गिरावट महसूस होने लगी है। केदार घाटी में मौसम के बार बार करवट बदलने से काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। केदार घाटी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केदार घाटी, कालीमठ घाटी, मठ महेश्वर घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से जमकर बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की जा रही है। हाँ, लगातार जो है आजकल सुबह जो है धूप हो रही है और शाम को जो है लगातार यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश से यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और देखने में ये भी आ रहा है कि जो मौसम परिवर्तन पे यहाँ पे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वायरल जो फीवर हो वो यहाँ पे फैल रहा है और जगह जगह गाँव में जो है लोग बीमार पड़े हुए हैं और मौसमी बुखार यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने थे हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पोर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं। इसमें कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस किट में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई-संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटलों के साथ आपके लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ अपने कुछ लक्षणों को पहचानना है। यदि आपको बुखार होता है और जो कि 100 और 101 से 3 दिन में भी नीचे नहीं आ रहा है, आपको साथ में खांसी होनी शुरू हो रही है, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। हमारे पास ऑक्सीजन बेड और दवाइयाँ पूरी मात्रा में हैं। जब ज़रूरत हो तो आप 104 हेल्पलाइन में कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब सलाह कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आपको यदि कोविड हो भी रहा है तो उसका जो संक्रमण होगा बहुत हल्का होगा। वैक्सीन लग भी जाए उसके बावजूद भी आपको मास्क को अच्छी तरह पहनना, नाक और मुंह कवर करते हुए,
और 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में ना रहें और साथ में अपने हाथों को नियमित ढंग से धोते रहें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़ों में लगातार कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने के खतरे को देखते हुए थल क्षेत्र के युवाओं ने एक अनूठी पहल शुरू की है। थल बाजार, जोगुड़ा, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों, कोषागार, एटीएम, पुलिस चेक पोस्ट व बाजार में प्रत्येक दुकानों में जाकर अपने निजी संसाधनों से सैनिटाइजेशन किया और युवाओं की इस पहल की विभिन्न संगठनों ने सराहना भी की है। बासपुर में जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए बासपुर सीओ आशीष भारद्वाज ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे व्यापारियों पर चालान की कार्रवाई की। आपको बता दें कि बासपुर नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में व्यापारी जिलाधिकारी के आदेशों का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर बासपुर सीओ आशीष भारद्वाज ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान उन्होंने नगर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे व्यापारियों के चालान किए और साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के आदेशों का पालन करवाने के लिए नगर पालिका के कॉम्प्लेक्स में 2 पुलिस के जवानों को तैनात किया है। कॉम्प्लेक्स जगह है, वहाँ पे कई सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो हम जब उन दुकानों को उस क्षेत्र में पहुँचे तो काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई थी। तो लोग दुकानों को छोड़ के भागने लगे। तो जिन जिन दुकानों पे हमें ताले खुले हुए मिले, हमने उनकी शटरों को ऊपर उठाया, अंदर वो अपना दुकानदार बैठा हुआ था। तो हमने पहली वार्निंग देते हुए और साथ में उनका चालान किया कि अगली बार करेंगे तो उनके खिलाफ में हम जो डीएम एक्ट है और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो उनका हमने चालान किया है। प्लस हमने क्या किया है कि एक होमगार्ड और एक हमारा जवान कांस्टेबल, उसकी हमने ड्यूटी लगा दी है वहाँ पे कि वो परमानेंट वहीं रहेगा और उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी है कि अगर ये दुकानें जो उसमें नहीं आती हैं, जिनको खुलना है, तो फिर उसके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। कल देर शाम नैनीताल की कैंची धाम में अतिवृष्टि की घटना के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा स्थानीय लोगों के घरों में घुस गया तो कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी दुकान समेत घरों से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं पुजारी का कहना है कि ये बाबा नीम करोली महाराज का चमत्कार ही था कि इस भयानक आपदा के दौरान ना तो क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा, ना ही मंदिर के मुख्य भवन को। कल जो अतिवृष्टि हुई थी उससे कैंची धाम क्षेत्र में 3 जगहों पे बड़े नाले में उफान आया था। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सड़कों पे मलबा आ गया था और मंदिर परिसर और दो मंदिर परिसरों में भी काफ़ी मात्रा में मलबा आया हुआ है। अभी जो टीम के द्वारा रात भर मेहनत करके 4 बजे हाईवे को चालू कर दिया गया है और उसके साथ साथ जिन अन्य जगहों पे जिन परिसरों पे मलबा गया है उसको हटाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से सूचना आई है, खेतों के कटाव और कुछ गौशालाओं की अन्य घरों की क्षति का सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो उसके साथ अभी टीम गई हुई है। उनके आकलन के पश्चात जो अहेतुक सहायता या अन्य जो मानकों पर जो सहायता है वो उनको प्रदान की जाए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का अभियान जारी है। राजधानी देहरादून में भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर्स पहुंच रहे हैं। तो वहीं देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि देहरादून में लगातार वैक्सीनेशन अभियान जारी है। जिले में वैक्सीन की फिलहाल कमी नहीं है और जल्द ही आने वाले दिनों में देहरादून के पास वैक्सीन की मात्रा और बढ़ जाएगी। देखिए, कंटिन्यूअस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें एलोकेट करती रहती है। अभी हमारे पास वैक्सीन्स हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी 1-2 दिन के अंदर जो है हमें और भी वैक्सीन्स मिलेंगी
और ये अभियान जो है हमारा, जो हम 18 से 44 के लोगों के लिए लगा रहे हैं, ये लगातार ऐसे चलता रहेगा। अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।